जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो पॉलिटी का सेट कराया गया है, पॉलिटी टेस्ट हुआ क्लास में, उस टेस्ट का सारे प्रश्नों को देखेंगे और इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं दोस्तों। और ये 100 प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये सर क्लास में टेस्ट लेते हैं, उसी का ये पीडीएफ है, तो उसी का सोल्यूशन आप सबको आप सबके लिए करवा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक, एसएससी जीडी, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम में इससे प्रश्न लड़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बारी बारी से इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की आठवीं आठवीं सूची में नहीं है। तो आठवीं सूची में टोटल 22 भाषा है दोस्तों। तो इसमें से कौन सी मतलब आठवीं अनुसूची में नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी जो है आठवीं अनुसूची में नहीं है, ठीक ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजपुरी नहीं है, बाकी उर्दू है, कोंकणी है, नेपाली है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। तो 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है ये बताना है। तो यहाँ पे संथाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन से संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है। 71वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें आठवीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है। आठवीं अनुसूची में टोटल भाषा के बारे में पढ़ना है हम सबको। आठवीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया गया है, तो बताता है कि 71वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें कौन सा 3 भाषा जोड़ा गया है। तो ये नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, जिसमें उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये 4 भाषा जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ है, ठीक ना। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 350 के क में है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का प्राथमिक स्तर है जो मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, ठीक ना। 350 का क में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो इसमें कौन सा सही वाक्य है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। बताइएगा कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक ना। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से सारे प्रश्नों को करवा देते हैं ताकि आपको मतलब ये देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल कितना भाषा है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि टोटल 22 भाषा है हमारे 8वीं अनुसूची में। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो राजभाषा को अपनाने की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में है ये पूछ रहा है। तो 345 में है, 3, 4, 5 याद रखिएगा। 3, 4, 5 में क्या है। तो भारतीय संविधान में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा के जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये संशोधन कर सकती है दोस्तों ये 2/3 बहुमत से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो कितने लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो ये 44% लोग जो है हिंदी भाषा का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु
भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ब्राहुई जो है ये बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो यह अनुच्छेद 352 के द्वारा। टोटल कितने आपातकाल पावर है राष्ट्रपति के पास? तो 352 है, 354 है और 363 आपातकाल पावर है, इमरजेंसी पावर। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है ये गवर्नर यानी कि राज्यपाल के संस्तुति से राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है राष्ट्रपति, ये पूछ रहा है। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, जैसे कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, बाहरी आक्रमण अगर हमारे देश पे होता है तो उसके आधार पर कर सकता है, और युद्ध अगर होता है किसी देश से तो इस आधार पर कर सकता है। यानी कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इमरजेंसी जो है दोस्तों ये 6 महीने के लिए एक बार में लगाया जा सकता है, और इसे 6 महीना करके आगे बढ़ाया भी जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है आपातकाल। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक तंत्र को असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, जो कि राज्यपाल की स्तुति पर राष्ट्रपति लगाते हैं राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में। ठीक ना। अभी देखे कि टोटल 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, यानी कि इमरजेंसी 352, 356 और 360। 4 जोड़ेंगे 52, 4 56 और 4 60। आपातकाल की घोषणा से 1 महीने के अंदर इसे किस संस्था से पारित होना जरूरी होता है? तो इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों संस्था से पारित होना जरूरी रहता है। ठीक ना। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये है अनुच्छेद 355 में, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, यह है 355 अनुच्छेद में। भारत की राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा में हो। क्या खतरा में हो दोस्तों? तो बाह्य आक्रमण का खतरा हो तब कर सकता है, और युद्ध का खतरा हो तब कर सकता है। ठीक ना। राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है बाह्य आक्रमण की खतरा हो तब, और युद्ध का खतरा हो तब, यानी कि इसका जो ये आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं कर सकता है, सांप्रदायिक संघर्ष के आधार पे भी नहीं कर सकता है। पहला चौथा सही है। देखिए पहला चौथा किस में है? तो ये सी ऑप्शन में है, पहला चौथा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही निकल जाएगा 20 का। 21 नंबर है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर स्थगित कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? जैसे इमरजेंसी लगता है तो 20 और 21 को मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है इससे। ठीक ना। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, ठीक ना, 20 21 को छोड़कर स्थगित किया जाता है मूल अधिकार को। 22 नंबर है कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा कथन है ये पूछ रहा है 352 के तहत, आर्टिकल 352 का अनुसार। तो ये गलत। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा यह विनिश्चय उसे लिखित रूप से न भेजा गया हो। ये सही है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी विशेष भाग के संबंध में कर सकता है, जैसे पूरा भारत में लगा सकता है, या किसी राज्य में, या किसी एक टाउन में, ऐसे करके भी लगा सकता है।
संबंध में कर सकता है। संकट कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। यही पॉइंट गलत है दोस्तों, और इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है, तो बी ऑप्शन जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद 324 हो जाएगा, जो निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर है। ये खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस क्लास में होता है दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट क्लास में करवाया जाता है, खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा। तो उसी का हम सब देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देख 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। कोई भी पार्टी क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय, इसका मतलब कौन देता है ये दर्जा किसी भी पार्टी को कि ये क्षेत्रीय दल का पार्टी है या राष्ट्रीय दल का पार्टी है। तो ये दर्जा दिया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है। निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है निर्वाचन आयोग को पद से, तो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है। अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, तो उसको राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो टोटल इसको 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है, देखिए सही उत्तर का चयन करने कह रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है इसका, 27 का। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु के लिए होता है, ये सही है कि निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति है ये 6 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु के लिए होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये भी सही कथन है दोस्तों, यानी कि दूसरा कथन भी सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अब तीसरा देखते हैं, आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक ना। तो सही कथन बोल रहा था, तो ये ऑप्शन जो है सही निकल जाएगा, पहला दूसरा सही है 27 का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में आई थी, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये समिति संबंधित है चुनाव में सुधार से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 वाला। भारतीय जनता पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बीजेपी का नाम सुने होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा हैं दोस्तों, और प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, नरेंद्र मोदी जी, अभी दिल्ली में इनका सरकार बना है। तो बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये देखिए बीजेपी का गठन हुआ है 1980 में, 1980 में। कांग्रेस का कब हुआ है दोस्तों, तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक ना। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और पहले महासचिव एओ ह्यूम थे कांग्रेस के। निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, सब लोग जानते होंगे। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, तो 31 दिसंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दल बदल विरोध कानून कब जोड़ा गया था, तो बदल विरोध कानून जो है 1985 में जोड़ा गया था दोस्तों, 1985 में। और दल बदल का किस ये में है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, अभी राष्ट्रीय पार्टी कितना है दोस्तों, 32 नंबर, तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टी है अभी वर्तमान में। 33 नंबर है कि लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल के लिए निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। एक देश एक चुनाव मतलब पूरा देश में एक बार में चुनाव होगा, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 33 का 129वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, एक देश एक चुनाव, याद रखिएगा इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, मिलान करने के लिए बोल रहा। तो आइए मिलान करते हैं कि संघीय सूची मतलब टोटल 3 प्रकार की सूची है दोस्तों, और सूचियों का वर्णन हमारे
ये आर्टिकल 7 में है, 7 में है। सूची के बारे में पढ़ना भाग 7 में। तो बताइएगा कि संघीय सूची में कितने प्रवृत्ति है, राज्य सूची में कितना है, समवर्ती सूची में कितना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 34 का। तो संघ सूची में जो है दोस्तों ये 100, संघ में कितने प्रवृत्तियां हैं। राज्य सूची में तो टोटल है कितना, तो राज्य सूची में 66 है, समवर्ती सूची में 52 है, संघ में 100। ठीक ना, संघ में पूछेगा तो कितना है, तो संघ सूची में 100 प्रवृत्तियां हैं। राज्य में टोटल कितना है, तो राज्य में 66, और समवर्ती में कितना है दोस्तों, यानी कि जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है, तो ये 52 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आइए 35 नंबर देखते हैं कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है भारत का संघीय वित्त आयोग। 35 नंबर, तो ये संबंध रखता है राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। वित्त मतलब पैसा का जो लेन देन होता है राज्य और केंद्र के बीच में, उसके लिए भारत के संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, तो एन.के. सिंह जो थे, एन.के. सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा 37 नंबर में कौन सा कथन सत्य बताना है। देखिए कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक ना, तो ये सत्य कथन पूछ रहा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। 38 नंबर है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनने के लिए कह रहा। तो इसमें जो गलत कथन है दोस्तों ये हो जाएगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यानी कि राष्ट्रपति मानने के लिए मजबूर होता है। तो ये गलत है, गलत पूछ रहा था। देख लिए यहाँ पे गलत कथन चुनने का रहा, तो यही गलत है, बाकी सब है सही। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, सही है। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि गलत पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन सही निकल जाएगा, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है बताइएगा। 39 का, तो राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, नीति आयोग का उपाध्यक्ष का नाम बताना है आप सबको। देखिएगा ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से पहले इसे जाना जाता था, और 2014 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार करता है प्रावधान। तो इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा दोस्तों, ये देखिए, ये अनुच्छेद 263 के अनुसार। ठीक ना, 263 आर्टिकल के अनुसार भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच में किस संविधान में दिया गया है, संविधान के किस भाग में, तो यह हो जाएगा भाग 11 में दिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को देखिए, तो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, संघ और राज्यों के बीच में करों के विभाजन संबंधी जो प्रावधान है उसको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित मतों से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो 45 का सही आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कौन सा, तो ये ऑप्शन जो है वित्त आयोग, ये सही हो जाएगा। 46 नंबर बताइएगा। निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ है, ये हो जाएगा ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 40 जो है पंचायत के गठन से संबंधित है। ठीक ना, आर्टिकल 40 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी किसने, तो न्याय पंचायत बनाने के लिए सिफारिश किया गया था दोस्तों ये अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। और बलवंत राय
कमेटी पूछता है। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय 3 स्तरीय पंचायत समिति के लिए मतलब संबंधित है, और अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है, ये पूछ रहा है 49 का। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सब आता है। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज जो है दोस्तों ये राज्य सूची में है। राज्य सरकार इसके अंतर्गत सभी प्रकार के निर्णय है जो राज्य लेता है, इसलिए ये पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में कोई मतलब जिसके संबंध में जैसे कि विदेशी व्यापार हो गया, सेना हो गया, इस सब के संबंध में केंद्र सरकार मतलब नियम कानून बनाता है, इसलिए रेलवे हो गया तो ये केंद्र के अंतर्गत संघ सूची में आता है। और समवर्ती सूची में जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों मतलब नियम कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। बताइएगा कि किस राज्य और किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय में 50% आरक्षण का वैध किया है? तो 50% आरक्षण कौन कौन राज्य दिया है बताइएगा पंचायती विभाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार दिया है, उत्तराखंड दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, यानी कि सभी राज्य जो है 50% रिजर्वेशन किए हुए हैं पंचायती राज व्यवस्था में। बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण है, उसी तरीके से ये 4 राज्य बिहार याद रखना है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सभी ने दिया है। ब्लॉक भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, तो ये केवल हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी है ब्लॉक स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी, अभी ऊपर में बताए थे कि त्रिस्तरीय में हो जाएगा बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता पूछेगा तो द्विस्तरीय यानी कि 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विस्तरीय है अशोक मेहता से संबंधित, द्विस्तरीय सरकार से। 54 नंबर है कि 1957 में स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकारों के त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय पूछेगा तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा दोस्तों, 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में स्थापित हुआ था पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक ना, 1859 को याद रखिएगा। और राजस्थान के बाद कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में। 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए अभी देखे थे कि पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, राज्य सूची के अंतर्गत में आता है पंचायती विभाग। तो इसके अंतर्गत कोई भी निर्णय लेगा तो ये राज्य सरकार ही लेगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संशोधन जो है ये संबंधित है पंचायती राज अधिनियम से। 73वें संशोधन भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें आ जाएगा 59 का, ये आ जाएगा ग्राम पंचायत आ जाएगा, पंचायत समिति आ जाएगा और जिला परिषद आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय बिहार में भी है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये 3 क्षेत्र आते हैं। पूछेगा 4 स्तरीय किस राज्य में है? तो 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में है दोस्तों पंचायत समिति। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायत राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं कौन सा मतलब नहीं आता है? तो भूमि सुधार का क्रियान्वयन ये आता है, हमको बताना है नहीं आता है तो नहीं आए पुनः, ये है जो पंचायती राज के अंतर्गत में नहीं आता, बी ऑप्शन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। 62 नंबर है कि पंचायती राज को फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान का 73वां संशोधन के अंतर्गत किया गया था, ठीक ना। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था।
सफलतापूर्वक कार्य करने हैं तो पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसका सहयोग का जरूरत पड़ता है? तो ये पड़ेगा स्थानीय जनता का। सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ता है स्थानीय जनता का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज विषय है, तो अभी ऊपर में देखे थे दोस्तों कि ये राज्य सूची का विषय है। 64 का जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 64 का राज्य की सूची का। आगे देखते हैं 65 नंबर, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है 65 का। तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, अभी ऊपर में देखे थे कि 3 श्रेणी होता है। और 3 स्तरीय पंचायत समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद के इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जिला परिषद के इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है 65 का सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 65 का। 66 नंबर देखते हैं, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 29 विषय पर। पंचायती राज को 29 विषय दिया गया है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो पंचों की गणपूर्ति होगा 9 होना चाहिए न्यूनतम। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इस समिति का जो गठन है 68 का, ये ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो उसके द्वारा किया जा सकता है। 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मतलब बिहार दरोगा का भी खान सर का टेस्ट सीरीज जो क्लास में करवाया जाता है उसका भी सॉल्यूशन इस चैनल पे करवाया जाता है। प्रदीप सर के द्वारा भी जो टेस्ट होता है उसके द्वारा भी उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाता है, और ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर का भी सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक से आपको कुछ नहीं मतलब ये होता है, लेकिन हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए 69 नंबर बताइएगा कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कि निर्वाचन के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 69 का सही आंसर जो हो जाएगा नहीं है वो बता रहे हैं। ये सब सही है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। लेकिन क्या पूछ रहा था कि सही नहीं है, ये देखिए यानी कि गलत है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है दोस्तों। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा, ये गलत है, ठीक ना। तो ये सही ऑप्शन इसमें निकल जाएगा, ऐसे करता है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध पूछ रहा है, तो ये नगर पालिकाओं से। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये किया जाता है राज्यपाल को, राज्यपाल। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के? तो ये 33 है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिख करके? तो ये राष्ट्रपति को पद लिख करके पद को अपना त्याग सकता है। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, राष्ट्रपति उसके बाद करते हैं। भारत में उच्चतमक न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतमक यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, ये पूछ रहा। 75 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। 28 जनवरी 1950। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा दोस्तों तो 65 वर्ष बताना है। वही उच्च न्यायालय पूछेगा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पूछेगा ना, यानी कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में है 62 वर्ष। हाई कोर्ट का 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है, याद रखिएगा। 77 नंबर बताना है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है ये है सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, तो वेतन का निर्धारण करता है संसद द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष हो जाएगा? तो ये कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट के रूप में काम कर होना चाहिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अभी देखे थे, उद्घाटन हुआ था कब? तो 28 दिसंबर 1950 को। 28 जनवरी शायद था, एक मिनट देख ही लेते हैं। ये देखिए 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस कहाँ ये एक मिनट, हाँ यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद फिलिंद न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। 82 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है 32 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत? तो 32, आर्टिकल 32 के तहत। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से, तो ये अधिकार है किसको बताना है? तो ये प्रधानमंत्री को नहीं है, राष्ट्रपति को है और किसी भी उच्च न्यायालय को है, यानी कि बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर बताना है कि किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये निहित है, एक मिनट, ये निहित है दोस्तों। ये देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में की कार्रवाई जो है अंग्रेजी भाषा में होगी, ये 348 आर्टिकल में है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जनहित याचिका का शुरुआत जो है ये न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? तो लोकहितवाद का ये यूएसए है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति की आयु अभी ऊपर में बताए थे कि अगर हाई कोर्ट पूछेगा, उच्च न्यायालय पूछेगा तो हो जाएगा 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? सॉरी दोस्तों, बताइएगा। तो इसका सही उत्प्रेषण जो है ये कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो कार्यवाही को लंबित होने की दशा में उत्प्रेषण किया जाता है, उत्प्रेषण को लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानव पुत्र कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया भी है, बिहार दरोगा के एग्जाम में आया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये मोबाइल कोर्ट के मानस पुत्र हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यानी कि कौन सा कथन सही है? 94 का ये पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय को परिवर्तन कर सकता है। भारत में न्यायिका सक्रियता संबंधित है, तो न्यायिका सक्रियता जो है ये संबंधित है जनहित याचिका से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय है कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अभी ऊपर में देखे थे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में निहित है कि कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में होगा इसके लिए। 98 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस मामले में पाया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो ये पाया गया है कोयला आवंटन घोटाला बाद में, ठीक ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 में। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद की कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान के कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। तो यह शपथ किसके द्वारा लिया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये जो शपथ लिया जाता है, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।